हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है। तो थ्योरम 1 हमारे पास क्या लिखी गई है? इफ़ आर एनी सीक्वेंस ए एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन एग्जिस्ट्स देन इट इज़ यूनिक। अगर कोई भी सीक्वेंस जिसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होगी? यूनिक होगी। इसी स्टेटमेंट को और कैसे लिख दिया गया है? इफ़ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस एग्जिस्ट्स देन इट इज़ यूनिक। तो उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे एक बार इस तरह से लिखा गया है। और इस स्टेटमेंट को कैसे लिख दिया गया है? इफ़ ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट देन इट्स लिमिट इज़ यूनिक। तो हम तीनों स्टेटमेंट को देखेंगे तो तीनों स्टेटमेंट से सिर्फ एक ही बात निकल के आ रही है कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन लेते हैं और वो किसी नंबर एल पे कन्वर्ज कर रही है तो इस नंबर एल को मैं क्या दिखाना है? यूनिक दिखाना है। कि तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो किसी एक यूनिक नंबर पे कन्वर्ज करेगी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? सीक्वेंस ए एन लेंगे जो कन्वर्जेंट है और ये दो अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, L1 और L2 पे। और बाद में मैं क्या दिखा देना है कि L1 और L2 दोनों क्या है? बराबर है। तो ये मैं यूनिकनेस के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो प्रूफ को शुरू करते हैं। लेट इफ पॉसिबल द सीक्वेंस an converge to two numbers L1 एंड L2। L1 और L2 दोनों कैसे हैं? दोनों डिफरेंट हैं। L1 एंड N2 नॉट इक्वल्स टू। और क्या एज्यूम करेंगे? लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर, एनी गिवन नंबर। सिंस हमें क्या दिया गया है? सीक्वेंस ए एन L1 पे भी कन्वर्ज कर रही है और L2 पे भी कन्वर्ज कर रही है। और हमने एक एप्सिलॉन क्या ग्रेटर देन 0 एक कोई एप्सिलॉन ले लिया है। तो उसके लिए हम देखो क्या लिख सकते हैं? सिंस सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू L1 so there exists a positive integer, m1 such that क्या कंडीशन मिलेगी कन्वर्जेंट के लिए? an माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और हमारे पास सीक्वेंस an किसकी तरफ कन्वर्ज कर रही है? L2 के लिए। तो जिस तरह से L1 पे जब कन्वर्ज कर रही है उसके लिए कंडीशन आई, तो इसी तरह से L2 पे जब कन्वर्ज करेगी तो उसके लिए कंडीशन आएगी। ऑल्सो सिंस द सीक्वेंस an converges to L2 so there exists a positive number, a positive integer m2 such that modulus of an minus L2 less than epsilon by 2 for all n greater than or equals to m2। तो दो अलग अलग m1 और m2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस दो डिफरेंट नंबर L1 और L2 पे कन्वर्ज कर रही है। तो जब L1 पे कन्वर्ज करेगी तो उसके लिए क्या मिलेगा? हमारे पास एक m1 मिलेगा। और इस m1 के बाद जितने भी सीक्वेंस के एलिमेंट होंगे an वो L1 की तरफ कन्वर्ज करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या ली गई है?
L2 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, तो इसके लिए एक हमारे पास डिस्टिंक्ट नंबर M2 मिलेगा। तो M2 मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि M2 के बाद जितने भी सीक्वेंस के नंबर होंगे वो L2 की तरफ कन्वर्ज करेंगे। और अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सीक्वेंस तो हमारे पास सेम ही है, क्योंकि जो भी नंबर्स मिलेंगे सीक्वेंस के वो सेम है दोनों लिमिट के लिए, L1 और L2 के लिए। तो हम क्या करेंगे कि M1 और M2 में जो नंबर बड़ा होगा तो वो ये दोनों कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि आखिर M1 और M2 बड़ा नंबर लेने का मतलब क्या है कि L1 और L2 के क्लोज, तो इसको हम M से डिनोट करेंगे। तो L1 की तरफ भी कन्वर्ज कर रहे हैं, L2 की तरफ भी कन्वर्ज कर रहे हैं, तो इस वजह से हम क्या मैक्सिमम नंबर ले लेंगे। तो जो कन्वर्जेंट की कंडीशन है 1 और 2 वो दोनों क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। तो हम क्या मानते हैं, लेट M इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ M1, M2, then from 1 and 2 we get modulus of an minus L1 less than epsilon by 2 for all n greater than or equals to m, modulus of an minus L2 less than epsilon by 2 for all n greater than or equals to m। तो यहाँ पे हमें ये दो कंडीशन मिल गई हैं। हम क्या लेके चल रहे हैं, सिंस L1 और L2 ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, इनका डिफरेंस L1 माइनस L2 कोई एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, तो जिसे मैंने डेल्टा बोल दिया, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बोल दिया, डेल्टा। और हाँ, हमारे पास क्या दिया गया है, सिंस एप्सिलॉन इज एन arbitrarily chosen positive number तो एप्सिलॉन क्या है, जब भी हम कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस की बात करते हैं तो एप्सिलॉन कोई भी एक ऐसा नंबर होता है जो आर्बिट्रेरीली हम चूज कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे हम इस एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में किस तरह से एक एजम्पशंस बना रहे हैं, सो लेट, तो जो ये डेल्टा और एप्सिलॉन इनके बीच में क्या कंडीशन हम मान के चल रहे हैं, एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा। तो ये हमारे पास एजम्पशन हमने लेके चलेंगे, एजम्पशन, तो इसको बोल देते हैं 3, ठीक है। तो कोई हमें एक डेल्टा मिलेगा इन दोनों का डिफरेंस और एक एप्सिलॉन जो भी हम आर्बिट्रेरी चूज कर सकते हैं। तो उस आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन के लिए क्या कंडीशन लिख ली, एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से देखो डेल्टा बराबर क्या लिखा गया है, L1 माइनस L2। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, माइनस an और प्लस an हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि an कैंसिल हो जाएगा, और माइनस L2। अब इसमें हम क्या करेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, अगर कोई दो नंबर a प्लस b लिखे हैं तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होगी, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। और कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, अगर मॉडुलस में कोई भी नंबर a माइनस बी लिखा है तो वो इक्वल होगा b माइनस ए के। तो ये दो कंडीशन है यहाँ पे यूज करेंगे। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जब अप्लाई करेंगे तो लेस देन हो जाएगा मॉड ऑफ L1 माइनस an प्लस an माइनस L2। तो L1 माइनस an क्या है, वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, और an माइनस L2 वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। तो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। और ये कंडीशन an माइनस L1 किसके लिए होल्ड हो रही है, n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m के लिए। तो n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m के लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m के लिए। तो यहाँ से देखो क्या मिला, डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन मिला, और यहाँ पे एजम्पशंस क्या लेके चल रहे थे, एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा। तो
तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन मिल गया है, क्योंकि एजम्पशन तो हमारी थी कि एप्साइलन वो लेस देन डेल्टा के है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला, डेल्टा, ये डेल्टा लेस देन एप्साइलन, इस पूरे से क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज डेल्टा लेस देन एप्साइलन। तो डेल्टा लेस देन एप्साइलन क्यों लिया, क्यों मिला है, क्योंकि हम यहाँ पे सीक्वेंस के दो डिस्टिंक्ट लिमिट लेके चल रहे हैं। तो कंट्राडिक्शन हमें इस वजह से मिली क्योंकि सीक्वेंस के दो डिस्टिंक्ट लिमिट लेके हम चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस के दो डिस्टिंक्ट लिमिट नहीं होंगी। अगर वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो वो सिर्फ यूनिक लिमिट पे कन्वर्ज करेगी। तो उस कन्वर्जेंस वो जब भी करेगी तो किसी भी यूनिक लिमिट पे कन्वर्ज करेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कंडीशन डेल्टा लेस देन एप्साइलन contradicts the assumption the assumption 3. Therefore L1 and L2 cannot be distinct limits of the sequence, cannot be the distinct limit of the sequence। तो ये सीक्वेंस के लिमिट कैसे होंगे, वो यूनिक होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, हेंस द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। हेंस द लिमिट ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम कुछ इस तरह से प्रूफ करेंगे। तो एक थ्योरम हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। तो इस थ्योरम में देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो कोई भी अगर हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगी, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, और उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं कि कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेंगे और वो बाउंडेड, उसको प्रूफ करना है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, लेट अस सपोज दैट सीक्वेंस an is convergent sequence। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो क्या लिख सकते हैं, एंड लिमिट n टेंस टू an इक्वल्स टू l। तो किसी एक नंबर l की तरफ वो कन्वर्ज करेगी। तो जब भी हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस को इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वही एप्साइलन और m की डेफिनीशन। तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए कि कोई भी अगर हम एप्साइलन लेंगे, गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन 0, उसके लिए एक नंबर m एग्जिस्ट करेगा सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मॉडुलस ऑफ an माइनस l लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m। तो जब भी हम कोई भी नंबर अगर मॉडुलस में कोई इनक्वलिटी लिखी है, मॉडुलस a लेस देन 1 अगर लिखा है इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है, इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, a लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। तो इस तरह से हम कोई भी मॉडुलस ओपन करेंगे जब लेस देन 1 लिखा हो। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या दिया गया है, सीक्वेंस ये कन्वर्जेंट दी गई है। तो इसके लिए एक एप्साइलन हम चूज कर लेते हैं। लेट एप्साइलन इक्वल्स टू हमने क्या लिया 1, लेट एप्साइलन इक्वल्स टू 1, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर
ए पॉजिटिव इंटीजर m such that modulus of an minus l लेस देन एप्सिलॉन क्या लिया 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m। तो इस इनक्वलिटी का मॉडुलस हम ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं an माइनस एल लेस देन 1 ग्रेटर देन माइनस 1। तो यहाँ पे इस इनक्वलिटी से हम क्या देखते हैं, तो इस इनक्वलिटी को इस तरह से दो पार्ट में दे सकते हैं। तो जब हम लेफ्ट पार्ट को लेंगे तो इसमें देखो an माइनस एल, तो l को हम लेफ्ट साइड में लेके जा सकते हैं इधर। जब इस वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ भी हम l को राइट साइड में लेके आ सकते हैं। तो इन दोनों से हमें क्या मिलेगा an लेस देन 1 प्लस एल लेस देन l माइनस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m। तो इस कंडीशन से हमें क्या मिल रहा है कि सीक्वेंस an के जितने भी पॉइंट्स हैं वो दो नंबर के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। वो दोनों नंबर क्या है l माइनस 1 और l प्लस 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है कि सीक्वेंस के सारे पॉइंट्स किन्हीं दो नंबर के बीच में लाई करने चाहिए। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो ये फॉर ऑल n के लिए होनी चाहिए कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन यहाँ पे कंडीशन किसके लिए सेटिस्फाई हो रही है n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m। तो सीक्वेंस में जो m पॉइंट्स हैं सीक्वेंस के, इसके m पॉइंट्स क्या होंगे a1 a2 अप टू am माइनस 1। तो am पॉइंट सीक्वेंस के क्या है अभी इस इनक्वलिटी में नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस सीक्वेंस के लिए, क्योंकि m पॉइंट्स ये क्या है ये तो फाइनाइट है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स में हम क्या लेंगे, जो लोअर बाउंड हमारे पास होगा स्मॉल के वो मिनिमम नंबर ले लेंगे और अपर बाउंड के लिए क्या करेंगे वो मैक्सिमम नंबर ले लेंगे। तो हम क्या कंसीडर करने वाले हैं देखो, यहाँ पे देखते हैं। तो हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, एक बार इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ तो लिखने के लिए जगह हो जाएगी। देखो यहाँ से क्या लिखेंगे स्मॉल के लेट स्मॉल के इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ a1 a2 a3 अप टू am माइनस 1 और l माइनस 1। तो अभी हम l माइनस 1 इसमें ले नहीं रहे थे ना, तो उस l माइनस 1 को भी इंक्लूड करेंगे और कैपिटल के अपर बाउंड के लिए मैक्सिमम ले लेंगे, मैक्सिमम ऑफ a1 a2 a3 अप टू am माइनस 1 और 1 प्लस l इस पॉइंट को नहीं ले रहे थे तो इस पॉइंट को भी l प्लस 1 हम यहाँ पे सेट में ले लेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या मिला, इधर तो ये सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड थी किसके बीच में l माइनस 1 और 1 प्लस l के बीच में सीक्वेंस के सारे पॉइंट्स थे। लेकिन जो बाहर के पॉइंट्स थे a1 से लेके am माइनस 1, तो उसके लिए हमने क्या लिया एक स्मॉल के और कैपिटल के ले लिया। तो अब यहाँ से हमें क्या इंप्लाई कर जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा फ्रॉम अबव वी गेट सीक्वेंस an is bounded by small k and capital K for all n belongs to for all n। हाँ for all n के लिए ये बाउंडेड मिल जाएगी। तो अब यहाँ से हमें क्या मिला, सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स स्मॉल के और कैपिटल के बीच में लाई कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हमने बाउंडेडनेस ऑफ ए सीक्वेंस देखा। और कन्वर्स पार्ट के लिए क्या एग्जांपल लेंगे, ठीक है, सीक्वेंस माइनस 1 टू पावर n लेंगे। तो ये सीक्वेंस हमारे पास कैसी है बाउंडेड है, क्योंकि इसके पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे -1 1
-1 1। तो इस सीक्वेंस में सिर्फ दो ही एलिमेंट आ रहे हैं, -1 और 1। तो ये सीक्वेंस हमारे पास कैसी होती है, बाउंडेड होती है, लेकिन एक कन्वर्जेंट नहीं है। तो एक मैंने वीडियो बनाया अलग से, उसमें कन्वर्जेंट के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट का प्रूफ हो गया। तो इसको हम इस तरह से प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई दो सीक्वेंस लेते हैं an और bn, तो अगर इन दोनों सीक्वेंस को हम ऐड करें an प्लस bn, तो वो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके टर्म एलिमेंट वाइज ऐड कर सकते हैं। इस तरह से माइनस करें तो एलिमेंट वाइज माइनस कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं और उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको सम ऑफ सीक्वेंस, डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस, प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंसेस और ये कोसेंट ऑफ सीक्वेंसेस। इसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई bn नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल n के लिए। अगर bn ये 0 हो जाएगा तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, ये हमारे पास डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस में क्या है कि किन्हीं भी दो सीक्वेंसेस को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उनका प्रोडक्ट कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस पे थ्योरम क्या है हमारे पास एक, कि अगर कोई सीक्वेंस an और bn, कोई टू सीक्वेंसेस हैं हमारे पास और दोनों कन्वर्जेंट हैं, an कर रही है l पे कन्वर्ज और bn कर रही है m पे, तो उन दोनों सीक्वेंस का सम और डिफरेंस वो भी कन्वर्ज करेगा। और उनकी लिमिट क्या आएगी, सम के लिए l प्लस m और डिफरेंस के लिए l माइनस 1। उन दोनों का प्रोडक्ट भी कन्वर्ज करेगा और दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, दोनों सीक्वेंस के प्रोडक्ट की लिमिट क्या आएगी, पहली सीक्वेंस की लिमिट इनटू दूसरे सीक्वेंस की लिमिट। उनका कोसेंट भी कन्वर्ज करेगा an अपॉन bn और उनकी लिमिट क्या आएगी, सीक्वेंस an की लिमिट अपॉन सीक्वेंस bn की लिमिट। अब यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट m आएगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस की लिमिट के बारे में ये थ्योरम है कि अगर सीक्वेंस का सम करते हैं या डिफरेंस करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी लिमिट क्या होगी। तो उसी तरह से सीक्वेंस के प्रोडक्ट और सम की लिमिट्स उसकी अलग अलग की सीक्वेंस की लिमिट का सम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ये रिजल्ट लिखा गया है, इसमें क्या दिया गया है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसमें हम एक कोई नंबर k मल्टीप्लाई करते हैं तो सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, वो k टाइम्स l हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक और ये रिजल्ट लिखा गया है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और l एक नॉन जीरो नंबर है और an सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं वो भी नॉन जीरो हैं, तो लिमिट 1 अपॉन an वो क्या होगी, 1 अपॉन a के बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सीक्वेंस an वो नॉन जीरो सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट है तो 1 अपॉन an वो भी हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी और उसकी लिमिट क्या होगी, जो नॉन जीरो सीक्वेंस की लिमिट है उसके अपॉन में 1 अपॉन l यहाँ पे, तो इधर 1 अपॉन l रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी जिनको मैंने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और थ्योरम्स और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके।